नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। एडिटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और चारों आर्टिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव में आज 4 से 5 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसमें से एक साइंस एंड टेक की न्यूज़ है और 2 से 3 आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ है। तो सब न्यूज़ को हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को याद से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर चुका हूं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे जाएंगे तो वहां पे अपने फोन नंबर को डालने के बाद लॉगिन करने के बाद स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ एक मेंटरशिप कोर्स भी चल रहा है जिसके बारे में थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस पर्टिकुलर एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज आज की डेट में निकल के आ रही है वो है कास्ट विल हैव नो रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टेंपल प्रीस्ट हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट हमें यहां पे देखने को मिला है और उन्होंने ये बोला है कि जो टेंपल प्रीस्ट होते हैं, जो अर्चकास होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट में ये नहीं देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर अर्चका की कास्ट क्या है। ज्यादातर ओवरऑल ये माना जाता है कि टेंपल्स में जो प्रीस्ट अपॉइंट किए जाते हैं दे आर ब्राह्मण्स, ओके, और ब्राह्मण्स के अलावा ओवरऑल दूसरे कास्ट के प्रीस्ट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो भैया अर्चका के अपॉइंटमेंट में ये देखना कि ये ब्राह्मण है और उसके बेसिस पे उसको अपॉइंट करना ये मैंडेटरी नहीं है। ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ऐसा यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक पर्टिकुलर जजमेंट में बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का और इस पर्टिकुलर जजमेंट के साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी जुड़े हुए हैं जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं बता दूं दोस्तों आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक सीधे सीधे आपको जीएस पेपर 2 में काम आएगा। जीएस पेपर 2 के अंदर वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, तो वहां पे आप इस पर्टिकुलर न्यूज को एसोसिएट कर सकते हो। जीएस पेपर 2 में ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर नोट को भी इनकॉर्पोरेट कर लेना कि भैया मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि भैया टेंपल प्रीस्ट जिनको आप अर्चकास बोलते हो, इनके अपॉइंटमेंट में कास्ट को मैटर नहीं किया जाएगा। मतलब पहले जो ऐसा होता था ना कि हाँ भाई टेंपल प्रीस्ट है तो ब्राह्मण ही होगा, वो अब नहीं होगा। देखिए रिलीजियोसिटी को भी यहां पे अपहेल्ड रखा है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि अगम शास्त्र के जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वो सब लागू होंगे। बट मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पे साफ साफ बोला कि अगम शास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली रिलीजियस सर्विसेज के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पूजा किस प्रकार से होनी है, किस प्रोसीजर के हिसाब से होनी है, क्या उसका आप कह लो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा, तो ये सब ओवरऑल अगम शास्त्र के हिसाब से होगा। लेकिन कहीं पे भी अगम शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ये पूजा एक पर्टिकुलर कास्ट का इंडिविजुअली कर सकता है, एक ब्राह्मण नहीं कर सकता है, नॉन ब्राह्मण नहीं कर सकता है। तो बेसिकली अगम शास्त्र की रिलीजियोसिटी को अपहेल्ड करते हुए मद्रास हाई कोर्ट बोल रहा है कि भाई सेक्युलरिज्म को इसके साथ जोड़ा जाएगा और किसी भी कास्ट के पर्सन को अर्चका अपॉइंट किया जा सकता है। यहां पे जो जजमेंट दे रहे थे, याद रखिएगा यहां पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया अर्चकास, अर्चकास कौन होते हैं, और मेंस के रिस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट साफ साफ क्या बोलता है कि अगम शास्त्र के हिसाब से ओवरऑल अर्चकास जो प्रीस्ट की अपॉइंटमेंट है वो ओवरऑल कास्ट के बेस पे आधार नहीं होगा। किसी भी कास्ट के पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है बशर्ते उसको सारा प्रोसीजर पूजा करने का आना चाहिए। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश साहब ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन शेषामल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1972 में यह हेल्ड किया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ अर्चका टू अ टेंपल वुड बी अ सेक्युलर फंक्शन एंड ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सर्विस बाय दोज प्रीस्ट वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। तो एक प्रीस्ट जब भी आप टेंपल में जाते हो आपके माथे पे टीका लगाता है, आपका जो प्रसाद होता है उसको भगवान को अर्पित करता है, तो ये एक प्रीस्ट का काम होता है, ठीक है ना। अब ये काम करने का जो तरीका है वो अगम शास्त्र में लिखा हुआ और उस काम के करने के तरीके को आप रिलीजियस सर्विस बोलोगे, ठीक है भाई। लेकिन ओवरऑल प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट होगा और वो ब्राह्मणी होगा, ये कोई ओवरऑल रिलीजियस सर्विस नहीं है। तो भाई प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट एक सेक्युलर फंक्शन है और ये बात बोली थी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने शेषामल अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1972 में। तो पूजा को कंडक्ट करना वो परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सर्विस है किसके हिसाब से? शेषामल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1972 के जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के। वहीं पे अर्चका का अपॉइंटमेंट एक सेक्युलर फंक्शन है।
ठीक है ना। रिलीजियस फंक्शन क्या है, पूजा की परफॉर्मेंस, और अर्चका का अपॉइंटमेंट, प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट क्या है, सेक्युलर फंक्शन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने शेषामल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु बोला। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस जजमेंट को आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने नोट्स में क्या क्या लिखना है, जरूर लिख लीजिए। और यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, उन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट को कोट किया। ठीक है भाई। तो अब साफ साफ बात ये हो गई कि कोई भी पर्सन, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, उसको अर्चका बनाया जा सकता है बशर्ते ही इज वेल वर्स्ड एंड एन अकॉम्प्लिश्ड पर्सन इन अगमास एंड रिचुअल्स नेसेसरी टू बी परफॉर्म्ड इन अ टेंपल। तो टेंपल में परफॉर्म होने वाले जो अगमास हैं, रिचुअल्स हैं, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर वो इन रिचुअल्स को समझता है, इन पर्टिकुलर फंक्शंस को समझता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट उसको अर्चका अपॉइंट किया जा सकता है। अब तक क्या है कि अर्चकास केवल ब्राह्मण्स अपॉइंट होते हैं, अब कोई भी कास्ट का पर्सन अपॉइंट हो सकता है अगर उसको प्रोसेस पूजा का पूरी ठीक तरीके से पता है। इस पर्टिकुलर जजमेंट को देते वक्त मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2002 के एक और जजमेंट को कोर्ट किया है। उस जजमेंट का नाम है एन आदित्यन वर्सेस ट्रेवनकोर देवास्वाम बोर्ड, in which the customary claim for the performance of ritual only by Brahmins और Malayala Brahmins in particular was negative। तो 2002 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में, जिसका नाम था एन आदित्यन वर्सेस ट्रेवनकोर देवास्वाम बोर्ड, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि जो ब्राह्मिन्स, ये जो मलयाला ब्राह्मिन्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई उनको ही यहां पे प्रीस्ट अपॉइंट किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में। और ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भैया रिचुअल्स कुड बी परफॉर्म्ड बाय एनी ट्रेन्ड पर्सन्स क्वालिफाइड टू परफॉर्म द पूजा इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। तो पूजा को एप्रोप्रिएट मैनर में परफॉर्म करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन प्रॉपर तरीके से ट्रेंड है तो वो उस पूजा को परफॉर्म कर सकता है और उसको प्रीस्ट अपॉइंट किया जा सकता है। ब्राह्मण्स या फिर मलयाला ब्राह्मण्स को प्रीस्ट अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। समझ गए बात को। तो भैया ब्राह्मण अकेला पूजा कंडक्ट करवाएगा, कोई दूसरे कास्ट का बंदा यहां पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता अर्चका। इस बात को मद्रास हाई कोर्ट ने फिर से एक बार निगेट कर दिया है और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को यहां पे कोट किया है। इन जजमेंट्स को अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, यही होता है नोट मेकिंग का तरीका। ठीक है ना। उसके साथ साथ देखिए तो कुछ प्रोसीजरल बातें भी यहां पे बताई गई हैं कि भाई सीधी बात है, ठीक है ना, अर्चका की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी ऑलरेडी बनाई गई है डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट के द्वारा 2022 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जज। तो जब तक ओवरऑल वो पर्टिकुलर कमेटी प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को डिवाइस नहीं करती, तब तक ओवरऑल अगमिक और नॉन अगमिक टेम्पल्स में आप सेक्युलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर सकते हो। ये सब बातें भी ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही, बशर्ते इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपके लिए काम का क्या है, 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के वो इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला, ये इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ठीक है ना। रिलीजियस फंक्शन क्या होता है, सेक्युलर फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और बड़े आराम से इस इंफॉर्मेशन को मेंस के किसी सवाल में ऐसे वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर भैया प्रिगोजिन वाली म्यूटिनी, ये काफी हद तक न्यूज में है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पढ़ने लगे मॉस्को की तरफ। रशिया के अंदर सब डर गए कि भैया म्यूटिनी शुरू हो गई है, एक सिविल वॉर यहां पे शुरू हो सकता है। अब जब अभी के लिए म्यूटिनी रुक गई है, प्रिगोजिन वापस लौट के बेलारूस चले गए हैं, तो वैगनर चीफ से पूछा गया कि भाई आपने ये म्यूटिनी क्यों की। तो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बोला कि भैया मैं रशियन स्टेट को अटैक नहीं कर रहा था, ओके, मैं तो इस बात को लेके गुस्सा था, नाराज था कि मेरे 30 फाइटर्स के ऊपर अटैक हुआ है जिसमें उनकी मौतें हुई हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर श्योगु हैं, ये भी यहां पे नजर आए हैं, ही सर्जियो श्योगु, ओके, ये डिफेंस मिनिस्टर है। प्रॉब्लम ये है कि प्रिगोजिन की डिफेंस मिनिस्टर से और कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री के पर्सनल से बिल्कुल नहीं बनती। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड इंसरेक्शन था ना वैगनर मर्सिनरी ग्रुप का, जो कि अभी के लिए खत्म हो गया, उसमें एक बड़ा मेजर मुद्दा ये था कि इनकी डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई श्योगु से ज्यादा बनती नहीं थी। अब जब ये म्यूटनी अभी के लिए खत्म हो गई है तो सर्जेई श्योगु फिर से पब्लिक लाइट में नजर आए हैं। अब ये फोटो अभी की है या पहले की है, इसके बारे में देखिए ज्यादा जानकारी है नहीं। ओके, येवगेनी प्रिगोजिन और इनकी प्राइवेट आर्मी जो है वैगनर की, उसका आगे आने वाले समय में क्या होगा, रशियन यूक्रेन वॉर में वो किस हद तक इन्वॉल्व होंगे, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी है नहीं। लेकिन 11 मिनट के ऑडियो स्टेटमेंट में मिस्टर प्रिगोजिन ने बोला है कि मैं रशियन स्टेट को अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मेरे खुद के सोल्जर्स के ऊपर से अटैक हुआ था जिसके चलते 30 वैगनर सोल्जर्स की जान यहां पे गई थी। अब देखिए जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से कुछ हद तक येवगेनी प्रिगोजिन के वैगनर और ओवरऑल डिफेंस मिनिस्टर और कुछ कह लीजिए व्लादिमीर पुतिन के जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में एक कह लीजिए खटास थी ओवरऑल एक एक्रिमोनी सी नजर आ रही थी। अभी के लिए
प्रिगोजिन को एमनेस्टी मिल गई है, वो बेलारूस वापस लौट गए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल व्लादिमीर पुतिन का क्या स्टैंस रहता है प्रिगोजिन के सामने, वो समझ में आएगा। अब देखिए बात ये है कि मिस्टर शोइगु का भी यहां पे क्या स्टेटस है, ये भी अभी के लिए क्लियर नहीं है। मिस्टर पुतिन साहब ने ईरान और कतर के लीडर्स के साथ बातचीत की है, प्री रिकॉर्डेड मैसेज यहां पे प्रोपोगेट किया गया है, जिसके थ्रू पुतिन म्यूटनी की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों एक टेक्स्ट के सेक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी और छपा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। देखिए क्या है, जब बाखमुत का बैटल चल रहा था, बाखमुत के बैटल के समय पे हुआ ये कि जो वैगनर के चीफ थे येवगेनी प्रिगोजिन, ये लगातार जो रशियन आर्मी के डिफेंस मिनिस्ट्री के पर्सनल्स थे इनको उल्टा सीधा सुना रहे थे। प्रिगोजिन का ये बोलना था कि डिफेंस मिनिस्ट्री प्रॉपर तरीके से हथियार नहीं प्रोवाइड कर रही वैगनर ग्रुप को, वैगनर ग्रुप फ्रंट लाइंस पे लड़ रहा है और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है बैक एंड से। बाद में जब व्लादिमीर पुतिन तक बात पहुंची और प्रिगोजिन ने पब्लिक में स्टेटमेंट्स देने शुरू हुए तो सप्लाईज भेजे गए वैगनर ग्रुप के पास। अब बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा जो नाराजगी दिख रही है येवगेनी प्रिगोजिन की, वो दिख रही है डिफेंस मिनिस्टर के प्रति, मतलब सर्जेई शोइगु के प्रति और उनके कुछ और एसोसिएट्स के प्रति। बार बार येवगेनी प्रिगोजिन अपने जो भी नाराजगी थी अगेंस्ट सर्जेई शोइगु ये पॉइंट आउट कर चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉपर रिस्पांस व्लादिमीर पुतिन की तरफ से मिल नहीं रहा था। तब हो गई म्यूटनी और ये मार्च करने लग गए मॉस्को की तरफ। अब देखिए यहां पे शुरू में तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स निकल के आई कि व्लादिमीर पुतिन इस पर्टिकुलर म्यूटनी को दबाना चाहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में आज एक एडिटोरियल का आर्टिकल भी है, हम सीधे उस एडिटोरियल के आर्टिकल पे चलते हैं तो वो भी साथ साथ यहां पे डिस्कस हो जाएगा। देखिए ये रेबेलियन इन रशिया, ये एडिटोरियल का आर्टिकल आज छपा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा रोक के आपको अपने मेंटरशिप कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों मेंटरशिप कोर्स लॉन्च हुए हो चुके हैं, लगभग एक हफ्ता हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे ओवरऑल 50 से ज़्यादा वीडियोस भी आपके लिए अपलोड हो चुके हैं, क्यूरेटेड पीडीएफ्स 28 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंस के ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ आपके लिए। तो अभी के लिए आप जब इस पर्टिकुलर ऐप में जाओगे आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के फोल्डर्स देखेंगे, उसके साथ थीम बेस्ड टॉपिक के फोल्डर्स, मेन टेस्ट बिट्स, प्रीलिम्स स्टेट बिट्स, ये सारे फोल्डर्स नजर आएंगे और मेंस टॉपिक के। इसके साथ साथ दोस्तों जल्दी ही मैं वर्ड हिस्ट्री का एक फोल्डर बनाऊंगा, एनवायरमेंट का एक फोल्डर बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, सारे स्टैटिक टॉपिक्स के फोल्डर्स बनेंगे और वहां पे भी रेगुलरली वीडियोस अपलोड होंगी। कुल मिला के इस मेंटरशिप कोर्स में आपको इतना माल प्रोवाइड किया जाएगा, इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि जब आपका प्रीलिम्स आएगा पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए तैयार होगे, मेंस के लिए तैयार होगे। मेंस के रिस्पेक्ट में तो आपके दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि जब आप मेंस देने बैठोगे आपके पास लिखने का टाइम कम होगा, दिमाग में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस मेंटरशिप कोर्स में जो लोग भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे उनकी मेंस की आंसर कॉपी मैं खुद चेक करूंगा, एक प्रकार की फ्री टेस्ट सीरीज में लेके आऊंगा। उसमें 5 टेस्ट होंगे, 10 टेस्ट होंगे, वो मैं उस समय पे डिसाइड करूंगा। इस बार भी सारे प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट में चेक कर रहा हूं, अगले साल तो करूंगा ही करूंगा क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे इग्नोर कर रखा है। ओके, खासकर जो कोर्स में इग्नोर हो, तो आप एक बार देख लीजिए दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स को, काफी कुछ यूजफुल आपको जानने को मिलेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर EMI ऑप्शंस दे दीजिए। देखिए कोर्स का जो कमिटमेंट है दोस्तों बहुत बड़ा है, नवंबर 2024 तक का कमिटमेंट, और तब तक तो इसमें 1,500, 2,000, 2,500 कितनी वीडियोस होंगी मुझे भी नहीं पता, स्पीड में इस समय पे वीडियोस चालू हैं। तो यू कैन ट्राई दिस कोर्स वंस, काफी कुछ यूजफुल आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। कोई अगर डाउट है तो आप harshitdwedi.com वेबसाइट के चैट सेक्शन में आके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी हम आपसे मेंटरशिप कोर्स में मिलेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो येवगेनी प्रिगोजिन की शॉर्ट लिव्ड म्यूटनी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखो तो 2 डेकेड से जो व्लादिमीर पुतिन का रूल है आयरन हैंड का 24 साल से, उसको यहाँ पे चैलेंज देके येवगेनी प्रिगोजिन, कहीं ना कहीं पुतिन का ये बोलना है कि ये बिट्रेयल था और वो इस रेबेलियन को क्रश करेंगे। लेकिन जैसा कि पहले शॉर्ट बना के मैंने आपको बताया था कि पुतिन के अंदर थोड़ा सा दिमाग आया, वैगनर ग्रुप की जो पहुंच थी रशियन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट में वो बहुत डीप थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो सीधे सीधे येवगेनी प्रिगोजिन से लड़ जाना, उनकी म्यूटनी को दबाना, ये एक प्रॉपर आप कह लो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस नहीं था। इसलिए शुरुआत में वैगनर ग्रुप की मार्च को पुतिन ने रोका नहीं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बोला कि आप इनसे बात करो। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बैक एंड चैनल से बातचीत की येवगेनी प्रिगोजिन के साथ, तो येवगेनी प्रिगोजिन को एमनेस्टी दे दी गई, इनके सोल्जर्स को एमनेस्टी दे दी गई, वो वापस बेलारूस चले गए। अब इस पर्टिकुलर डील में यह भी बताया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने व्लादिमीर पुतिन से बोला है कि आप डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु को इनकी पोस्ट से हटाओ, और जो इनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है इनको भी हटाओ, इनको जेरियाट्रिक क्लाउन बोल दिया। मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु
और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इनकी येवगनी प्रिगोजिन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इनफैक्ट हुआ यह है कि जब वैगनर ग्रुप ने बाखमुत का बैटल जीता, बाखमुत का बैटल कई महीनों की लड़ाई के बाद जीता गया था, यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, रशिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इस बैटल को जीतने के बाद येवगनी प्रिगोजिन को उसका क्रेडिट देने के बजाय रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोगु ने यह बोला कि भाई अब हम वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स को रशियन आर्मी में मिला लेंगे। अब इस बात को लेकर येवगनी प्रिगोजिन बहुत नाराज हो गए। येवगनी प्रिगोजिन का यह बोलना था कि इस वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप को मैंने खड़ा किया है, तो आज की डेट में आप एकदम से मुझे हटा के मेरी इंपॉर्टेंस को कम करके वैगनर ग्रुप को रशियन आर्मी का हिस्सा बनाना चाहो, यह मैं होने नहीं दूंगा। और इस बात को लेकर यहां पे हो गई म्यूटनी। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगनी प्रिगोजिन का बोलना है कि मेरे 25,000 सोल्जर्स एक बार में मेरे लिए अपनी जान दे देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, नेशनलिज्म की फीलिंग यहां पे हिल चुकी है रशिया के अंदर। अगर वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन के 25,000 सोल्जर्स प्रिगोजिन को फॉलो करके मॉस्को के ऊपर अटैक करने के लिए मूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन 25,000 लोगों में रशिया के प्रति कोई नेशनलिज्म की फीलिंग तो नहीं है, यह बात तो साफ नजर आ रही है। तो अभी के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग पब्लिक क्राइसिस अवर्ट हो गई है और शायद व्लादिमीर पुतिन ने एश्योरेंसेस दिए हैं कि वो सर्जेई शोगु जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को कुर्सी पर से हटा देंगे प्रिगोजिन के कहने पर। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भाई देखो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन देखिए थोड़ा तो हिली है। जब यूक्रेन के अंदर उन्होंने अटैक किया, इलाका उन्होंने कब्जाया है, जितना इलाका उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम कब्जाया है, और उस इलाके को भी मेंटेन करने के लिए कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं। और साथ साथ ये जो इंटरनल फ्यूड है वो कहीं ना कहीं रशिया की इंटरनेशनल सिचुएशन को थोड़ा तो हिला रहा है, व्लादिमीर पुतिन की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को थोड़ा तो अफेक्ट कर रहा है। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, व्लादिमीर पुतिन ने इस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज को बहुत इफेक्टिवली टैकल किया है। फिर आगे आ जाते हैं, श्रीलंका टू रीस्ट्रक्चर इट्स डोमेस्टिक डेब्ट एमिड चैलेंजेस। अच्छा, ये जो वैगनर ग्रुप वाला जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो भाई कौन से यूपीएससी जीएस पेपर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन डायस्पोरा। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 के अंदर ही वैगनर ग्रुप और रशिया की जो लड़ाई वाली न्यूज चल रही वो काम की है। उसके बाद आते हैं श्रीलंका टू रीस्ट्रक्चर इज डोमेस्टिक डेब्ट अमिंग चैलेंजेस। ये भी भाई आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रीलंका अपने बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को 5 दिन के लिए बंद कर रहा है और इनकी पार्लियामेंट में डिबेट शुरू होने वाली है कि डोमेस्टिक डेब्ट को कैसे एड्रेस किया जाए। अभी तक तो इंटरनेशनल डेब्ट की बात चल रही थी, अब डोमेस्टिक डेब्ट की बात चल रही है। मतलब श्रीलंका पूरा ही उधार में दबा हुआ है। देखिए क्या है कि भैया फॉरेन से जो उधार उठा रखा है श्रीलंका ने वो लगभग है $41 बिलियन, और डोमेस्टिक मार्केट से जो उधार उठा रखा है श्रीलंका की सरकार ने वो है लगभग $42 बिलियन। अब आप बोलोगे सर डोमेस्टिक मार्केट से कौन सा उधार? तो भैया पेंशन सेविंग्स हो गई, रिटायरमेंट प्लान्स के, जैसे कि इंडिया के अंदर अगर आप देखो न्यू पेंशन स्कीम, अब न्यू पेंशन स्कीम के अंदर मेरे आपके जैसे लोगों ने पैसा जमा किया अपने फंड में, न्यू पेंशन फंड में। अब वो पर्टिकुलर पैसा सरकार के पास चला गया। अब वो पैसा सरकार उठा के अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे तो उसको आप बोलोगे सरकार का डेब्ट, क्योंकि वो पैसा सरकार का नहीं है, वो मेरे आपके जैसे लोगों का है जो महीने की अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। समझ गए बात को? तो मेरे आपके जैसे सिटीजन्स इंडिया के अंदर मान लो ओवरऑल अपनी रिटायरमेंट फंड या पेंशन फंड में थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते हैं, ठीक है ना, ईपीएफओ है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने रिटायरमेंट सेविंग में जो पैसा डालते हैं वो सरकार कभी कभी उठा के मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो वो सरकार का उधार हो जाता है। उसको आप बोलते हो डोमेस्टिक डेब्ट, जो सरकार ने पैसा डोमेस्टिक मार्केट से उठा रखा है। तो वो है श्रीलंका के अंदर $42 बिलियन। अब इस डोमेस्टिक डेब्ट को भी रिस्ट्रक्चर करने की बात आ रही है। अब श्रीलंका के लोग हिल गए। सोचो दोस्तों, एकदम से इंडिया के अंदर आप कोई नौकरी कर रहे हो, नौकरी में आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मतलब किसी पर्टिकुलर रिटायरमेंट फंड में आपने थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा, आपके पास थोड़े बहुत सेविंग है। एकदम से कल की डेट में सरकार आपको बोलती है कि भैया जो पैसा हमने आपका उठा रखा है उसमें थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे या इतना पैसा कम देंगे। तो आप भड़बड़ा जाओगे ना, आप बोलोगे कि यार मैं तो हर महीने 50,000 रुपए कमाता हूं, उसमें से बड़ी मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपए को साइड में रिटायरमेंट फंड में डालता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब मैं 60 साल पर रिटायर होऊंगा तो ये पैसा मुझे विद इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ी बहुत पेंशन मिलेगी। अब तुम एकदम से सरकार बोल रहे हो तुमने हमारा पैसा उठा लिया, उसको रिस्पॉन्सिबली मार्केट में खर्च किया, अब तुम बोल रहे हो कि हमारा पैसा ठीक तरीके से वापस नहीं करोगे। तो एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर भड़बड़ा जाएगा। यहां पे वही हो रहा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका ने फॉरेन डेब्ट के रिस्पेक्ट में तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बातचीत कर ली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $3 बिलियन का पैकेज भी मिल गया, लेकिन जब बात आई डोमेस्टिक फंड की तो अब श्रीलंका के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े हिले हुए हैं।
खास बात जो एल्डरली लोग हैं, जिन्होंने अपनी जवानी से लेके आज तक की महीने की कमाई का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है, वो जो पर्टिकुलर पैसा है वो भी हेयर कट के साथ या कम इंटरेस्ट के साथ इन बूढ़े लोगों को वापस मिलेगा। तो श्रीलंका के अंदर लोग थोड़े नाराज रगड़ आ रहे हैं। अब हुआ ये कि जब डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई तो ये जो एल्डरली लोग थे और जो कुछ लोग थे, उनका जो बैंक में पैसा जमा था वो भाग के जाने लगे बैंक की तरफ पैसा निकालने के लिए। तो श्रीलंका की सरकार ने 5 दिन के लिए बैंक ही बंद कर दी। तो ये चल रहा है इस समय पे श्रीलंका के अंदर, ठीक है ना। तो टाइमली जो रीस्ट्रक्चरल एग्रीमेंट्स थे इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, वो तो यहां पे बातचीत की ही है। अब डोमेस्टिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात हो रही, तो यहां पे एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर या मैच्योरिटी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट या कूपन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, एक छोटा सा हेयर कट हो सकता है कि हाँ भाई पैसा आपने इन्वेस्ट किया और 5,000 आपको वापस दिया जाए, 4,500 रुपए। तो इसके चलते लोगों ने जो सेविंग्स कर रखी है, लोगों ने जो अपना पैसा सिस्टम में डाल रखा है, उस पैसे में थोड़ा घटावट देखने को मिल सकती है, थोड़ा रिडक्शन देखने को मिल सकता है, और उसके चलते जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो यहां पे इफेक्ट हो सकता है। मेरे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इफेक्ट हो सकते हैं, जो श्रीलंका के आम आदमी है, ठीक है। तो ये जो श्रीलंका का डोमेस्टिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है, ये श्रीलंका के अंदर कितनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी लेके आता है, क्या किया जाएगा, ये ओवरऑल जब डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान पब्लिक में रिलीज होगा तब जाके पता चलेगा। तो अभी के लिए रानिल विक्रमसिंघे साहब जो कि प्रेसिडेंट श्रीलंका के, वो पेरिस गए थे और उन्होंने बोला वहां पे कि श्रीलंका का डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जल्दी ही श्रीलंका की कैबिनेट के पास जाएगा, वहां से पार्लियामेंट के पास जाएगा, पब्लिक फाइनेंस कमेटी उसको पेरूज करेगी, पार्लियामेंट में इसकी डिबेट होगी और फाइनली पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा। और इस अप्रूवल में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो आम आदमी ने पैसा डाल रखा है श्रीलंका की इकोनॉमी में, जिसको सरकार ने उधार पे उठा रखा था, उसमें आम आदमी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वो क्या होगा, वो क्या नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे। उसके साथ साथ इंटरनेशनल उधार पे भी थोड़े नेगोशिएशंस देखिए यहां पे चल रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज ने, इंडिया, जापान, फ्रांस, पेरिस क्लब, इन सब ने पैसा उधार बांट रखा है किसको, श्रीलंका को। अब बात यह है कि बायलैटरल लेंडर्स ने श्रीलंका के साथ डील करके हेयर कट को रेडी हो गए। तो चाइना, मतलब इंडिया की बात कर लो, जापान की बात कर लो, ये दो तो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़े स्केल पे श्रीलंका को उधार दिया हुआ है, और हम हेयर कट के लिए भी रेडी हो गए। हेयर कट मतलब ठीक है, हमने श्रीलंका को जो पैसा उधार दिया, मान लो $1 बिलियन उधार दिया, तो $950 मिलियन ही वापस लेंगे, थोड़ा हेयर कट दे देंगे ताकि श्रीलंका को राहत मिल जाए। लेकिन इस हेयर कट के लिए चाइना तैयार नहीं हो रहा है। चाइना का यह बोलना है कि भैया ओवरऑल श्रीलंका ने सबसे ज्यादा पैसा उठाया है प्राइवेट बोरोवर से। बहुत सारे प्राइवेट बोरोवर्स ने श्रीलंका के सोवरेन डेब्ट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर आप बायलैटरल लेंडर्स, यानी कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने जो पैसा दिया है श्रीलंका की सरकार को, अगर आप इसमें रिडक्शन कर रहे हो, अगर आप इसमें ओवरऑल चेंजेस कर रहे हो, रिलीफ दे रहे हो, हेयर कट कर रहे हो, तो भैया जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनसे पैसा उठा रखा है श्रीलंका की सरकार में, उसमें भी हेयर कट होना चाहिए। अब मेरे आपके जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, मान लो मैं एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मैंने श्रीलंका की इकोनॉमी में $1 मिलियन डाल रखे हैं, तो क्या मैं हेयर कट के लिए रेडी हूंगा? मैं तो बोलूंगा कि भैया मुझे मेरा पूरा $1 मिलियन वापस दो। तो चाइना बोल रहा है, मतलब चाइना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहां पे सबवर्ट कर रहा है। देखिए, जब चाइना की सरकार लोन देती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। मेरे आपके जैसे रिटेल अमीर इन्वेस्टर्स, मतलब हम अमीर नहीं है बट ठीक है, मान लो कोई अमीर इन्वेस्टर श्रीलंका की इकोनॉमी में पैसा लगा रहा है, तो वो तो चाहेगा कि पूरा पैसा वापस मिल जाए। बायलैटरल इन्वेस्टर्स जैसे कि इंडिया, जापान, चाइना से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई वो थोड़ा बहुत लोन में रियायत दे दें। अब चाइना बोल रहा है कि हम क्यों लोन में रियायत दें भाई, अगर लोन में रियायत देनी है तो जितने लोगों से श्रीलंका ने पैसा उठाया है सब लोन में रियायत दे, तो जो प्राइवेट प्लेयर से पैसा उठाया है वो भी लोन में रियायत दे। तो यहां पे चाइना हेयर कट को देने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो नहीं रहा, लेकिन श्रीलंका को उम्मीद है। श्रीलंका इस समय पे प्रॉपरली बहुत गरीब हो रखा है। तो यहाँ पे जो विक्रमसिंघे है वो बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि भैया हम कॉन्फिडेंट हैं, हम भरोसा रखते हैं चाइना पे। चाइनीज प्रीमियर ली कांग ने पॉजिटिव मैसेज दिया था पेरिस फाइनेंशियल समिट में कि वो श्रीलंका की मदद करेंगे, तो चाइना मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि चाइना हमसे पूरा पैसा वापस लेगा, इस उम्मीद में श्रीलंका यहाँ पे बैठा हुआ है। होता है ना, बहुत बुरी हालत है। एक इंसान जो बिल्कुल उधार पे डूबा हुआ है और जो उधार देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठा है कि साहब थोड़ा उधार माफ कर दो। बहुत बुरे हालात है श्रीलंका के। इकोनॉमिकली श्रीलंका यहाँ पे कितना ज्यादा कमजोर हो गया है वो देख लो। और मतलब श्रीलंका उम्मीद लगा के बैठा है। अभी रिसेंटली जाम्बिया नाम की कंट्री का डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बना, उसमें चाइना ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो श्रीलंका को उम्मीद है कि हाँ भाई हमारे लिए भी डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग में चाइना कुछ करेगा। तो मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब है इस समय पे श्रीलंका के व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। साइंस इन टेक और एडिटोरियल पे आ जाते हैं। एक एडिटोरियल में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ओके,
चलिए यहाँ पे साइंटिस्ट एक्यूज ऑफ रनिंग बिग पब्लिशिंग स्कैम, इस पर्टिकुलर न्यूज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ ये है कि एक ईमेल आया है बहुत सारे सेवरल जर्नल्स को, और उस ईमेल में पॉइंट आउट किया गया एक अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल के द्वारा कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गुणासेकरन मनोरगनन। इस गुणासेकरन मनोगरन नाम का साइंटिस्ट एक स्कैम चला रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन स्कैम चला रहा है। और इस पर्टिकुलर स्कैम के चलते जो बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स हैं जैसे कि एल्साइवर, स्प्रिंगर नेचर, टेलर, फ्रांसिस एंड वाइले, इनकी भी क्रेडिबिलिटी यहां पे हिली हुई है। इस ईमेल में जो कंप्लेन करने वाला इंडिविजुअल उसका यह बोल रहा है कि जो जर्नल्स में स्पेशल एडिशन छपते हैं, उन स्पेशल एडिशन में जो रिसर्च पेपर छापे जाते हैं वो पैसे लेके छापे जाते हैं, ना कि ओवरऑल उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे छापे जाते हैं। जी हां, हर पर्टिकुलर जर्नल में एक स्पेशल एडिशन होता है। देखिए हर जर्नल के खुद के एडिटर्स होते हैं, खुद के एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि जर्नल में छपने वाली इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, लेकिन हर जर्नल में एक स्पेशल एडिशन छपता है और उस स्पेशल एडिशन के जो एडिटर्स होते हैं ना, वो टेम्परेरी बेसिस पे आते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयर नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर जर्नल के। तो बेसिकली इस स्पेशल एडिशन में छपता है एक पर्टिकुलर सिंगल थीम से रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर या टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर या रिसर्च की फाइंडिंग्स। तो ये जो सेल्फ कंटेंट एडिशंस होते हैं ना, ये जर्नल का रेगुलर कंटेंट नहीं होते, लेकिन समय समय पे ओवरऑल स्पेशल एडिशन के अंदर इस पर्टिकुलर कंटेंट को छापा जाता है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 60 ऐसे आर्टिकल्स इस समय पे छपे हुए हैं और रेप्यूटेड जर्नल्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब खास बात दोस्तों ये है कि इन स्पेशल इश्यूज को मेरिट के बेसिस पे नहीं छापा गया। इन स्पेशल इश्यूज को ओवरऑल अगर आप देखो तो पैसा लेके यहां पे छापा गया है, एक प्रॉपर स्कैम यहां पे चालू है। ऐसा बताया जाता है कि एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट बल्क ऑर्डर लेती है चाइना और ताइवान जैसी कंट्री से। चाइना और ताइवान में जो प्रोग्राम रिसर्चर्स है, साइंटिफिक रिसर्चर्स है, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। जो साइंटिफिक फील्ड में इन्वॉल्व पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि हाँ भाई साइंस के फील्ड में आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाना है। तो चाइना और ताइवान जैसी कंट्री में जो रिसर्च स्कॉलर होता है वो जो भी अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करता है वो फाइंडिंग्स चाहता है किसी जर्नल में पब्लिश हो। अब इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक मार्केट बना दिया गया। एक वेबसाइट चाइना और ताइवान के रिसर्चर्स से उनके टॉपिक्स को लेती है, उसके बदले में पैसा लेती है और उस टॉपिक्स को बड़े बड़े जर्नल्स में छापती है। तो जो रेप्यूटेड जर्नल्स है उसमें उनका कनेक्ट है। रेप्यूटेड जर्नल में ओवरऑल एक एडिटर की तरह लिस्ट किया जाता है इन वेबसाइट्स के द्वारा। ये वेबसाइट्स पैसा लेके ताइवान और चाइना से बल्क में काम उठा लेती हैं और स्पेशल एडिशंस में इस रिसर्च को छपवा देती हैं। खास बात दोस्तों ये है कि ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है वो इंफीरियर क्वालिटी की होती है। यहाँ पे रिसर्चर्स के साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स भी क्वेश्चन में होते हैं, बट चूंकि उन्होंने पैसे दिए हुए होते हैं अपने रिसर्च जर्नल को छपवाने के, इसलिए स्पेशल एडिशंस में इनके आर्टिकल छप जाते हैं। 60 ऐसे आर्टिकल्स अभी भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंडिया के एक कॉलेज का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, सविता डेंटल कॉलेज करके एक कॉलेज है चेन्नई के अंदर। इस पर्टिकुलर कॉलेज की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये कॉलेज भी अपने रिसर्च पेपर को छपवाने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस प्रकार के जो स्कैम है वो लोगों का जो भरोसा है साइंस में, रिसर्च में, उसको हिंडर कर देता है। पब्लिक हेल्थ की जो ट्रायल्स चल रहे हैं कैंसर में, कोविड-19 वैक्सीन, ड्रग डेवलपमेंट में, उसको हिला के रख देता है। इससे जो लोगों के नज़रों में साइंटिफिक जर्नल्स की क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हमें इस प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने की जरूरत है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो मतलब रिसर्च पब्लिकेशन में एक प्रकार का फ्रॉड चल रहा है, हर जगह ही फ्रॉड चल रहा है, रिसर्च पब्लिकेशन में भी चल रहा है। नेक्स्ट, A grand revival, India and Egypt have re-established close ties in recent year। भैया इंडिया और इजिप्ट की अभी ट्रेडमार्क मीटिंग हुई, हमारे मोदी जी इजिप्ट गए और वहां पे उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ। और इसके साथ साथ देखो तो इंडिया की जो पहुंच है वाना रीजन में, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, वो भी बढ़ गई। देखिए हिस्टोरिकल टाइज तो इंडिया इजिप्ट के हैं ही, उसके साथ साथ वाना रीजन में इंडिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि इसके थ्रू बढ़ेगा। देखा जाए तो इंडिया इजिप्ट ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1955 में। सुएज कैनाल क्राइसिस 1956 में इंडिया ने इजिप्ट को सपोर्ट दिया और उसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 में इंडिया और इजिप्ट ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया। G77 ग्रुपिंग में भी इंडिया इजिप्ट एक दूसरे के साथ थे। साउथ साउथ कोऑपरेशन के नारे में इंडिया इजिप्ट ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। कोल्ड वॉर के समय पे भी इंडिया और इजिप्ट किसी एक पर्टिकुलर कैंप को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, ना वो यूएसए के कैंप को ज्वाइन करना चाहते थे, ना वो यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करना चाहते थे। दोनों यहाँ पे नॉन अलाइंड रहे। पिछले साल जब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते व्हीट एक्सपोर्ट्स इजिप्ट में कम हो गए थे,
इजिप्ट के अंदर वीट की एक्सेस मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी, तो इंडिया ने बड़े स्केल पे वीट को एक्सपोर्ट किया इजिप्ट के अंदर। तो इसके चलते अगर आप देखो तो इजिप्ट में इंडिया की एक बहुत बड़ी गुडविल बनी, ठीक है ना। इजिप्ट के लोगों को लगा कि भाई अब तो उनके पास गेहूं आ नहीं रहा, रशिया से आ रहा, नहीं यूक्रेन से आ रहा है। बाद में फिर यहाँ पे देखो एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव हुआ, रशिया यूक्रेन से वीट के एक्सपोर्ट शुरू हो गए, लेकिन उससे पहले जब नहीं हो रहे थे तब इंडिया ने वीट प्रोवाइड किया इजिप्ट को, और इजिप्ट इज थैंकफुल फॉर दैट। फिर आप देखो तो इंडिया इजिप्ट दोनों मिलके क्लोजर कोऑपरेशन की बात करें इन ग्रीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल एंड डिफेंस सेक्टर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर, आर्कियोलॉजी और एंटीक्विटीज में, कंपटीशन लॉ की यहाँ पे बात हो रही। मिस्टर मोदी रिसेंटली अल हाकिम मॉस्क भी गए, वहां पे इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती के साथ मिले। तो ये जो प्रेजेंट बीजेपी सरकार की रिलीजन वाली इमेज है कि हाँ भाई वो हिंदू रिलीजन के फेवर में है, मुस्लिम रिलीजन के अपोज में, ये भी यहाँ पे गलत नजर आ रही, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप के साथ बहुत प्रोएक्टिवली इंगेज करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट अल सीसी इंडिया के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे इस साल, और इजिप्ट ने हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया है मोदी जी को, द ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्यों? देखिए, इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड केवल उन वर्ल्ड लीडर्स को दिया है जिन्होंने इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इजिप्ट को एज अ स्पेशल इनवाइट किया गया है दिल्ली में होने वाली G20 समिट में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखो तो इजिप्ट और इंडिया एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। इजिप्ट की जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जैसे कि इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इसके साथ भी इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं। तो ग्लोबल साउथ के साथ इंगेज करने के लिए, अफ्रीकन यूनियन के साथ इंगेज करने के लिए, ये जो इंडिया और इजिप्ट के बढ़ते रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। रिसेंटली इजिप्ट ने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ज्वाइन किया, जिसको ब्रिक्स ने सेटअप किया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंडिया इजिप्ट के इंगेजमेंट का पोटेंशियल बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो इस पर्टिकुलर न्यूज से पता चल रहा है। आगे चलते हैं भैया, लेडिंग द फाउंडेशन ऑफ अ फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। यहां पे क्या बात हो रही है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़े स्केल पे कंसल्टेशन कंडक्ट कर रही है ऑन द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया बिल। एक कंसेप्चुअल अलाइनमेंट लाने की बात की जा रही है। देखिए, इंडिया का जो 23 साल पुराना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इस एक्ट को रिप्लेस करने की बात की जा रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिस एरा में इनैक्ट किया गया था, उस एरा के रिस्पेक्ट में आज की डेट में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। तो जो करंट लीगल रिजीम है, इसको भी यहां पे बदलने की जरूरत है, ताकि जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जैसे कि यूजर हार्म, कंपटीशन, मिस इन्फॉर्मेशन इन द डिजिटल स्पेस, इसके साथ हम लड़ सकें। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर साहब ने बोला कि इस पर्टिकुलर डिजिटल इंडिया बिल का जो ड्राफ्ट है वो एंड ऑफ जून तक आ जाएगा। और ये ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ना केवल इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को कैसे मॉनिटर किया जाएगा हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये कंट्रीज भी इंडिया के इस पर्टिकुलर आईटी लॉ को सीख के अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बहुत हद तक सोशल कंडीशन इन कंट्रीज में भी इंडिया जैसी ही है। अब ओवरऑल टेक्नोलॉजी के कंटर्स को इस नए डिजिटल इंडिया बिल में कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसा बोला जा रहा है कि कैटेगराइजेशन किया जाएगा डिजिटल इंटरमीडिएट्स का, डिस्टिंक्ट क्लासेस बनाई जाएंगी, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेयर की अलग क्लास, सोशल मीडिया कंपनीज की अलग क्लास, सर्च इंजन्स की अलग क्लास, इनके ऊपर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग लायबिलिटी डाली जाएंगी। अभी के लिए जो आईटी एक्ट है 2000 का, ये डिफाइन करता है इंटरमीडिएट को, कोई एक ऐसी एंटिटी जो कि यूजर और इंटरनेट के बीच में, तो एक तरफ इंटरनेट और यूजर, उसके बीच में जो एंटिटी है उसको आप बोलते हो इंटरमीडिएट। आईटी रूल्स में सब क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज का, एक तो है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, एक है एसएसएमआई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, और रिसेंटली आईटी रूल्स में, आईटी एक्ट में एक और कैटेगरी जोड़ी गई है, ऑनलाइन गेमिंग कैटेगरीज। अब बात यह है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स होती हैं, एक तो हो गई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बड़ी, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये तो सिग्निफिकेंट हो गई भैया, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रजिस्टर्ड है। लेकिन जब बात आती है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की, तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स में बहुत से आप कह लो प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो गया, वीडियो कम्युनिकेशन की वेबसाइट हो गई, ईमेल और ऑनलाइन कमेंट सेक्शंस हो गए वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में 100 लोगों ने ग्रुप बना के अपनी आपस में कुछ बातचीत की काम से रिलेटेड। अब वो ग्रुप ओपन नहीं है, वहां पे जो बातचीत हो रही है वो केवल 100 लोगों के बीच में, तो उसके वायरल होने के चांसेस कम है। लेकिन तब भी आईटी एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर आप कह लो माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लगाए जा सकते हैं।
और जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। रूल्स ये बोलते हैं कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट आपको कोई नोटिस भेजता है तो 72 घंटे के अंदर आपको नोटिस का जवाब देना है, या तो कंटेंट को टेक डाउन कर देना है, या फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, और फिर कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी है। अब बात दोस्तों ये है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड सर्विसेज, इन सब को सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की तरह काउंट किया जा रहा है। बात यह है कि भाई मेहम कौन सा पोस्ट कॉज कर सकता है? एक ऐसा पोस्ट जो कि ओपनली पब्लिक को एक्सेसिबल हो, पब्लिक उसको देख सके, वो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो। जैसे ट्विटर पे इंफॉर्मेशन होती है, यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं वो बहुत तेजी से सर्कुलेट होती हैं, एक बड़े मास के पास वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, तो वो बड़े स्केल पे क्योस कॉज कर सकती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म, कस्टमर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस जोहो जैसे प्लेटफॉर्म, ये लाइसेंस बेसिस पे काम करते हैं और इनका क्लोज्ड यूजर बेस है। तो इनका क्लोज्ड यूजर बेस, जिस भी इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है उसके वायरल होने के चांसेस बहुत कम है। अब ट्विटर जैसी कंपनी के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन आप लगा रहे हो, वो ऑब्लिगेशन आप जोहो, माइक्रोसॉफ्ट टीम, मैट्रिमोनियल वेबसाइट जैसे जीवनसाथी.com, इनके ऊपर भी लगा दोगे तो ओवरऑल इन ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट को एक फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो डिजिटल इंडिया बिल बन रहा है, इसको दुनिया भर के बिल से कंपेयर किया जाए तो दुनिया भर में बहुत कम कंट्रीज ने इस प्रकार के बिलों को अब तक बनाया है। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विसेज एक्ट की बात की जाए तो ये अब तक का सबसे डेवलप्ड फ्रेमवर्क है। इस पर्टिकुलर बिल के अंदर 3 टायर्स ऑफ इंटरमीडियरीज हैं: होस्टिंग सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस बनाए गए। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जिसमें इंडस्ट्री ड्राफ्टेड कोड्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज डिवाइस की गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन के हिसाब से, ताकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल और टेररिज्म जैसी चीजों को रोका जा सके। बात दोस्तों ये है, इंडिया के अंदर आपको करना क्या है? देखिए भाई, प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी को जरूर बढ़ाता है, लेकिन ये फ्यूचर प्रूफ नहीं होता है। आज की डेट में मान लो 5 कैटेगरी इंडिया के अंदर बना दी जाती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का डोमेन तो धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है ना। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो सकता 2 साल बाद अवेलेबल हो जाए, 5 साल बाद और एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, 8 साल बाद और एक नई टेक्नोलॉजी आएगी। आपको नए क्लासिफिकेशन के लेवल बनाने पड़ेंगे, तो हर बार आप क्लासिफिकेशन का एक नया लेवल बनाते रहो, वो ठीक नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि आप स्पेसिफिक कैटेगरी को डिफाइन करो, एक ऐसा क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाओ जहां पे कुछ डिफाइंड कैटेगरी के आप कह लो टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया जा सके। और जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उस नई टेक्नोलॉजी के निर्माता को आप बोलो कि भैया अपना खुद का रिस्क असेसमेंट करो, और उस रिस्क असेसमेंट के आधार पर अपने आप को किसी कैटेगरी के साथ आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना। अगर वो कैटेगरी के अंदर पोटेंशियल है पब्लिक में हम कॉज करने का, तो उसके ऊपर इंक्रीज्ड कॉम्प्लायंसेस लागू किए जाएंगे, नहीं तो ओवरऑल उसको काम करने दिया जाएगा, उसके काम करने के तरीके में इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें यहां पे बोली जा रही हैं। तो इंडिया के अंदर फोकस ये है कि आप कैटेगरीज डिफाइन करिए, और जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म आता है, उसको बोला जाएगा कि तुम खुद अपना रिस्क असेसमेंट करो और अपने आप को किसी एक कैटेगरी के साथ आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद उस कैटेगरी के हिसाब से उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए जाएंगे, और अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो सरकार एक्शन ले सकती है। फिर जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, उनको इस प्रकार के इंटरनेट कंडक्ट से थोड़ा दूर रखो। कम्युनिकेशन सर्विसेज और नॉन कम्युनिकेशन सर्विसेज के बीच में एक सेग्रीगेशन करना जरूरी है, खासकर वो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो ओपन है और क्लोज्ड है उनके बीच में भी। जैसे ट्विटर एक कम्युनिकेशन सर्विस है, इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लमेटिक कंटेंट वायरल हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन जीवनसाथी.com जैसी वेबसाइट जहां पे शादी के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी ट्विटर जैसे आप कह लो ऑब्लिगेशंस लगाना ये ठीक नहीं है। तो रिस्क असेसमेंट के हिसाब से, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के एक्टिव यूजर्स के हिसाब से, वो जो कंटेंट सर्कुलेट कर रहे हैं उसके रिस्क ऑफ हार्म, पोटेंशियल फॉर वायरलिटी ऑफ हार्मफुल कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को सेग्रीगेट करने की जरूरत है और उनके ऊपर स्पेशल ऑब्लिगेशंस डालने की जरूरत है। हर ऑर्गेनाइजेशन को बोलो कि आप इंडिया बेस्ड ऑफिसर्स को बनाएं, इन हाउस ग्रीवेंस एपलेट मैकेनिज्म बनाएं, वो जरूरी नहीं है। ये सब चीजें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे जरूर लागू होनी चाहिए, लेकिन हर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पे या फिर क्लोज्ड कम्युनिकेशन सर्विस पे लागू नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। इकोनॉमी में ये पर्टिकुलर आर्टिकल दोस्तों बहुत काम का है, बहुत समझने वाला आर्टिकल है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में आपको काम आएगा। रिड्यूस सीलिंग, इंक्रीज्ड एंगर। केरला की जो ओपन मार्केट बोरोइंग स्पेस है, इसको केंद्र की सरकार के कुछ नियमों की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। केरला का यह बोलना है कि 2023-24 में जो उनकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके 3% तक ये मार्केट से बोरो कर सकते हैं, जो कि बनता है 32,442 करोड़ रुपीस। ठीक है, लेकिन केंद्र की सरकार ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला और केंद्र की सरकार ने बोला
यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने केरला की सरकार से बोला कि आप मार्केट से ओपन मार्केट सेल स्कीम में केवल 15,390 करोड़ रुपया उठा सकते हैं। उसमें से भी साल के शुरुआत में जो 2,000 करोड़ रुपए उठाने की आपको परमिशन दी गई थी वो इसमें इंक्लूडेड है। मतलब जो फर्स्ट 9 मंथ से 2023-24 के उसमें टोटल पैसा उठा सकती है केरला की सरकार मार्केट से 15,390 करोड़ रुपए। पहले तो इस बात को भी लेके कंफ्यूजन था कि भैया ये 15,390 करोड़ पूरे साल के या केवल 9 महीने के। बाद में केंद्र की सरकार ने क्लियर किया कि नहीं भाई ये केवल 9 महीने के हैं, तो 2023-24 के पहले 9 महीने में 15,390 करोड़ आप मार्केट से उठा सकते हो ओपन मार्केट सेल स्कीम में, और ओवरऑल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी जो बोरोइंग लिमिट है वो 20,521 करोड़ है। अब ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस मतलब केरला की सरकार बोल रही है कि उनके हिसाब से वो मार्केट से 32,442 करोड़ रुपए उठा सकते हैं उधार पे, और केंद्र की सरकार बोल रही है कि केवल 20,521 करोड़ रुपए उठा सकते हैं। तो ये फर्क क्यों है? ठीक है ना, 12,000 करोड़ का ऑलमोस्ट फर्क यहां पे नजर आ रहा है। तो उसकी वजह है दोस्तों ऑफ बजट बोरोइंग्स। आप समझते हो ना ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती हैं? राज्य की सरकार ले लो चाहे आप केंद्र की सरकार ले लो, दोनों लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं और उसके लिए अपनी एक बजट अकाउंट्स बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इस अकाउंट बैलेंस शीट में जो उस सरकार का रेवेन्यू होता है, टैक्सेस से जो पैसा आता है और जो उसकी कंपनियां कमा रही हैं, और वो जो सरकार जो खर्चा कर रही है उसके बीच में एक डेफिसिट निकल के आती है। अगर खर्चा ज्यादा है और सरकार की कमाई कम है, ठीक है ना, इस डेफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार की जो सबसर्विएंट कंपनी है वो मार्केट से पैसा उठाती हैं और उस मार्केट से उठाए हुए पैसे को बजट में नहीं दिखाया जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑफ बजट बोरोइंग्स। तो ऑफ बजट बोरोइंग्स अगर ज्यादा है किसी पर्टिकुलर सरकार की तो उसका जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो कम नजर आएगा, जबकि एक्चुअली में वो ज्यादा होगा। अब केरला के अंदर यही हो रहा था। केरला की 2 स्टेट एजेंसीज हैं, KIIFB और KSSPL। KIIFB है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, ठीक है ना। KIIFB तो आप समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती होगी ये कंपनी। फिर केरला की एक कंपनी है KSSPL। ये KSSPL क्या है भाई? केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड। अब इन दो जो प्लेटफॉर्म्स के अंदर पैसा मार्केट से केरला की सरकार उठा रही थी वो अपने बजट में इंक्लूड नहीं कर रही थी, इनको ऑफ बजट बोरोइंग्स की तरह दिखाया जा रहा था। अब इस बात को लेके जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसने यहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, ठीक है ना। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बोला कि भैया केरला की जो फाइनेंशियल हालत है वो तो बहुत ज्यादा खराब है, इस हिसाब से अगर ये पैसा बोरो करते रह गए तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपने ऑडिट में साफ साफ बोला कि ये KIIFB और ये जो KSSPL की ऑफ बजट बोरोइंग्स हैं केरला की, ये लॉन्ग टर्म में केरला स्टेट को फाइनेंशियली अनवायबल बना देंगे। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कहने पे यहां पे केंद्र की सरकार ने स्टेप लिया और KIIFB और KSSPL के उधार को भी इन्होंने बजट बोरोइंग्स में जोड़ दिया, ऑफ बजट बोरोइंग्स की परिभाषा ही हटा दी। तो अब चूंकि केरला के उधार वाले बजट में KIIFB और KSSPL ने जो भी ऐसा उठाया है उसको भी 3% बोरोइंग में जोड़ लिया गया है। इसलिए जो 32,442 करोड़ की बोरोइंग लिमिट दिख रही थी केरला की सरकार को, वो केंद्र की सरकार के हिसाब से 20,521 करोड़ हो गई है। अब केरला की सरकार इस बात को लेकर नाराज है। केरला की सरकार केंद्र की सरकार को बोल रही कि भाई क्या मजाक कर रहे हो, तुम भी तो ऑफ बजट बोरोइंग करते हो, तो अगर केंद्र की सरकार ऑफ बजट बोरोइंग करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर केरला की सरकार ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हो तो तुम अपने हिसाब से नियम कानून बना रहे हो। तो इस बात को लेके ओवरऑल एक लीगल टसल, एक पॉलिटिकल टसल शुरू हो गया केरला की सरकार और बीजेपी मतलब केंद्र की सरकार के बीच में। इस बात को लेकर केरला की सरकार ये बोलना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके जाएंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया दोस्तों। इस प्रकार के टॉपिक्स को डेली बेसिस पे मैं आपके साथ मेंटरशिप कोर्स में डिस्कस करता हूं। आई होप कि आप मेरा मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करें, उसमें आपको डेली बेसिस पे इस प्रकार की न्यूज़ मिलेंगी। आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी है मेंस एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से वो और रिफाइन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। गुड बाय।